नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 22 जुलाई 2024 है। स्वागत है आपका एटुएल डिस्कशन में। आज अलग अलग न्यूज़पेपर से 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड से डिस्कस करेंगे। मार्स यानी मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने से संबंधित यानी शहर इस्टेब्लिश करने से संबंधित इंपॉर्टेंट इशू है बिजनेस स्टैंडर्ड का। दूसरा आर्टिकल फिर द हिंदू का, ये हम डिस्कस करेंगे आज। क्वाड एंड ब्रिक्स दोनों की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। तीसरा इश्यू टाइम्स ऑफ इंडिया का हम डिस्कस करेंगे। छठी क्लास की नई एनसीईआरटी आई है। 6th क्लास की एनसीईआरटी अब चेंज हो चुकी है। तो क्या क्या मुख्य बदलाव सोशल साइंस वाली एनसीईआरटी में किए हैं, 3-4 इशू टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल में डिस्कस किए जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, यूपीएससी उन पे क्वेश्चन पूछ सकती है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंसान मंगल ग्रह यानी मार्स पे शहर बसाना चाहता है। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस हैं, जितना हम सोच रहे हैं ना उससे काफ़ी जल्दी ये सिटी इस्टेब्लिश हो जाएगा मार्स पे। तो डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है और जीएस पेपर 3 में स्पेस वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पूरा एक बैकग्राउंड देता हूँ। देखो 2016 की ये बात है। 2016 में इलोन मस्क ने अपने एक प्लान को रिवील किया। शुरुआत में उस प्लान का नाम था मार्स कॉलोनियल ट्रांसपोर्टर, लेकिन बाद में देखो इलोन मस्क ने इस प्लान का नाम चेंज कर दिया और नाम है अभी इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस प्लान में इलोन मस्क ने ये बोला कि आने वाले 40 से 100 सालों के बीच में ऑलमोस्ट 10 लाख लोग जो हैं वो मार्स पर रहने लगेंगे और मैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा हूं, ऐसी स्पेस फ्लाइट होगी जिसकी सहायता से एक बार में देखो 100 लोगों को मार्स पे ले जाया जा सकता है। और 2 साल में एक बार ऐसा समय आता है जब मार्स और अर्थ बिल्कुल नजदीक होते हैं और ये बिल्कुल फेवरेबल टाइम होता है अर्थ से कोई स्पेस फ्लाइट मार्स पर पहुंचाने के लिए। 2 साल में एक बार ये समय आता है। दोनों के ऑर्बिट बिल्कुल नज़दीक होते हैं, दोनों नज़दीक होते हैं। इलोन मस्क ने तो देखो एक बार बातों बातों में ये भी बोल दिया कि मार्स पे जो पहला शहर बसेगा उसका नाम अल्फा रखा जाएगा और ये शहर अपनी एनर्जी नीड्स के लिए सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बट देखो इलोन मस्क का ये जो प्लान है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है और नासा ने इसके जवाब में ये बोला कि 2030 तक तो देखो हम सिर्फ मार्स के ऑर्बिट में पहुंच पाएंगे और मार्स की जमीन पर उतरना अभी दूर की बात है। मतलब नासा का कहना है अभी वक्त लगेगा इससे पहले कि कोई एस्ट्रोनॉट मार्स पर लैंड करे। वैसे नासा ने अपना एक रोवर जरूर मार्स पर लैंड करवाया था। नासा का जो परसिवरेंस रोवर था उसने लैंड किया था मार्स के ऊपर 2021 में। इससे पहले एक और नासा का रोवर क्यूरोसिटी, उसने भी लैंड किया था मार्स के ऊपर 2012 में। लेकिन जैसे चांद पर इंसान पहुंच चुका है लैंड कर चुका है, मार्स पर अभी तक कोई एस्ट्रोनॉट नहीं पहुंचा है, इंसान ने कदम नहीं रखे हैं। इस पूरी बात से देखो आप एक चीज समझ गए होंगे, इलोन मस्क ज़्यादा एम्बिशियस है मार्स पर इंसान की लैंडिंग को लेके और नासा थोड़ा कोशियस है। नासा कहता है कि अभी वक्त लगेगा। दोनों के बीच में कंपटीशन इतना तेज चल रहा है कि नासा का एक प्रोग्राम है, हमने पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया था, आर्टेमिस प्रोग्राम है। इस आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा पहले मून पर इंसान को भेजना चाहता है। हालांकि उन्होंने पहले भी भेजा है, लेकिन इस बार थोड़ी नई टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी समय बाद नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करवाना चाहता है। तो नासा को यह लगता है कि मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले ये मून पर एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाना ये बीच की स्टेज है। पहले हम ये स्टेज हासिल करेंगे मून वाली, उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजेंगे। लेकिन इलोन मस्क ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो कहते हैं अरे मून पर क्या भेजना, मून पे तो इंसान पहले जा चुका है और लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, मैं सीधा मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजूंगा। तो दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। वैसे देखो दोनों मिलके भी काम करते हैं। 2020 में नासा ने इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अर्थ से
400 किलोमीटर की हाइट पर रोटेट करता है, मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो मौजूद है ना, वहाँ पे आप साइंटिस्ट को लेकर जाइए, ऐसा नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था स्पेसएक्स कंपनी को। और स्पेसएक्स कंपनी जो है वो नासा के लिए बहुत सारी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करती है। बट देखो, मार्स पर शहर बसाने को लेके मस्क इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि उन्होंने ना अपनी एक कंपनी, इनकी एक और कंपनी है बोरिंग, जो क्या करती है, टनल वगैरह बनाती है, अर्थ में खुदाई करनी हो उसके लिए काम करती है ये बोरिंग कंपनी। इस कंपनी को भी प्लान में शामिल कर लिया है, क्योंकि मस्क का प्लान ये है कि मार्स पे ना जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए ना खुदाई वगैरह करनी पड़ेगी, और उनकी ये कंपनी बोरिंग वो काम करेगी इस मिशन में। वैसे देखो, आपके मन में एक ख्याल ये भी आया होगा कि यार मार्स पर जाने की आखिरकार आवश्यकता ही क्यों है, क्यों ना भाई धरती पे ही टाइम बिताओ, क्या करोगे वहाँ पे जाके। देखो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे जाकर ना, हमें ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो ना हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। जैसे कि देखो, क्या हम अकेले हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। मार्स हमें इन मिस्ट्रीज को समझने के लिए ना सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। सोचो, अगर हम मार्स पर पानी के नीचे छुपे माइक्रोब्स ढूंढ लें, तो देखो ये पता चलेगा कि जिंदगी सिर्फ अर्थ पर नहीं है, बल्कि कहीं और भी जिंदगी पॉसिबल है। इवन देखो, हमारी जो धरती माँ है ना, थक गई है, इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉल्यूशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना कचरा है, अब धरती के लिए ना ये सब संभालना मुश्किल हो रहा है। तो मार्स ना हमें एक नया घर दे सकता है, जहां शायद हम अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो हमने अर्थ के ऊपर की हैं। इवन देखो, मार्स ना हमारा बैकअप प्लान हो सकता है। जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हमारा बैकअप प्लान होता है, प्लान बी होता है कि इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट। उसी प्रकार से देखो, मान लीजिए अर्थ पर कोई डिजास्टर आ गया, जबरदस्त न्यूक्लियर डिजास्टर आ गया, न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो गया विभिन्न देशों के बीच में, क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ पर ना रहना ही मुश्किल हो गया, तो ना ऐसी सिचुएशन में ना मार्स बैकअप प्लान हो सकता है, यहां से लोग वहां पे जा सकते हैं। तो इंसानियत का बैकअप प्लान क्या है? इंसानियत का बैकअप प्लान है मार्स। फिर देखो, कुछ और चीजें भी हैं, जैसे मार्स पर हमें बहुत सारे रेयर मेटल्स मिल सकते हैं, दूसरे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, कई ना बहुत महंगे मेटल्स होते हैं, जैसे जर्मेनियम वगैरह, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह बहुत महंगे हैं। अगर देखो उनको वहां से लाया जाए ना, तो फिर ये वर्थवाइल साबित होगा मार्स पर जाना, वहां पे शहर बसाना। अगर देखो लल्लू पंजू वाले मेटल्स मिलेंगे जो अर्थ पे भी आसानी से उपलब्ध हैं, तो फिर तो देखो खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा। फिर लास्ट पॉइंट देखो ये है, कल को ना हमें और आगे जाना है। मार्स तो चलो धरती के नज़दीक है, कल को हमें बहुत दूर जाना है स्पेस में, तो मार्स पर हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, और भेजते वक्त जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आएंगे, वो एडवांसमेंट देखो आगे भी काम आएगी जब दूसरे प्लैनेट्स पे या फिर दूसरी जगहों पर स्पेस में हम और ज़्यादा आगे जाएंगे और दूर जाएंगे। समझ गए? तो फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना, वहां पे शहर बसाना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन देखो इसमें ना चैलेंजेस हैं। मार्स पे कॉलोनी बनानी है तो इसमें चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ना टेक्निकल चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल चैलेंज है नेविगेशन एंड ट्रेजेक्ट्री। देखो आज के समय में आपको पता है हम जहां भी जाते हैं जीपीएस का यूज करते हैं, बट एक शहर बसाना है तो लोगों की आवाजाही ज़्यादा होगी धरती से मार्स पर। तो स्पेस में भी हमें मार्स का रास्ता दिखाने के लिए कोई स्पेस जीपीएस जैसी चीज़ होनी चाहिए। जीपीएस ही क्यों, नाविक होनी चाहिए जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है। क्योंकि देखो धरती पर तो थोड़ा सा रास्ता हम भटक भी गए तो उतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन स्पेस में अगर थोड़ा सा भी हम इधर उधर हो गए ना तो भटक जाएंगे बुरी तरह से। पता लगे मार्स पे चले थे, पहुंच गए वीनस पे। और उसके बाद देखो फिर फ्यूल प्रबंधन का इशू है, फ्यूल मैनेजमेंट का। अब देखो जो स्पेसक्राफ्ट है, पहली तो बात बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए हमें मार्स पर लोगों को ले जाने के लिए। तो इलोन मस्क ने बोला है 150 मीटर ऊंचा मैं स्पेसक्राफ्ट बनवाऊंगा। क्योंकि देखो स्पेसक्राफ्ट बड़ा इसलिए चाहिए, आपको ना बहुत सारा फ्यूल कैरी करना है उस रॉकेट में।
इतना फ्यूल कि वो पहली तो बात मार्स तक पहुंच के, और दूसरी चीज उस स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ पे भी तो आना है ना, तो डबल फ्यूल चाहिए। पहले मार्स तक जाना है, फिर वापस आना है, तो इतना सारा फ्यूल अगर वो स्पेसक्राफ्ट कैरी करेगा तो फिर इतना लंबा ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस स्पेसक्राफ्ट पे अभी काम चल रहा है। और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी राय देते हैं कि स्पेस में हमें फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप बनवाने चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट चीज़ है रेडिएशन प्रोटेक्शन। अब देखो आपको पता है अर्थ पर हमें ना ओजोन लेयर बचाता है, लेकिन मार्स पर ऐसा कुछ नहीं है। स्पेस में और मार्स पर ना बहुत खतरनाक रेडिएशन होती है, और ये रेडिएशन जो है वो डीएनए तक को डैमेज कर सकती है। तो साइंटिस्ट ना ऐसे स्पेस सूट्स और शेल्टर बना रहे हैं जो रेडिएशन रोक सके। कुछ लोग देखो ये भी बोलते हैं मार्स की मिट्टी का ना यूज करके अंडरग्राउंड बेसिस बनाए जा सकते हैं। जैसे इलोन मस्क बोलते हैं ना कि मैं बोरिंग कंपनी को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो कुछ वहां पे टनल वगैरह, केव वगैरह बनाई जा सकती हैं ताकि रेडिएशन से सुरक्षा मिले। फिर इसके बाद पॉइंट आता है माइक्रोग्रेविटी से संबंधित। मार्स पर ना ग्रेविटी अर्थ से कम है, और माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना तो इससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इवन मसल्स पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इवन मार्स तो छोड़िए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो साइंटिस्ट जाते हैं ना, वहाँ पे भी वो 2-3 घंटे डेली एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर ना हो। तो मार्स पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। साइंटिस्ट ऐसी एक्सरसाइज मशीन्स बना रहे हैं जो देखो कम ग्रेविटी में भी काम करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स। देखो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ना बहुत ज़्यादा थिन है, इसलिए नॉर्मल पैरासूट्स काम नहीं करेंगे। नासा ने ना स्काई क्रेन नाम का एक सिस्टम बनाया है। ये रॉकेट इंजन्स का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को धीरे से नीचे उतारता है। ये देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता है। तो ये एक चुनौती है सॉफ्ट लैंडिंग करवाना मार्स के ऊपर। फिर देखो ये सारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं। अब लॉजिस्टिक चैलेंजेस की बात करते हैं। हर 2 साल में ना सिर्फ एक बार अर्थ और मार्स ऐसी पोजीशन में आते हैं जब देखो रॉकेट भेजा जा सकता है मार्स के ऊपर। अगर ये मौका छूट गया तो फिर फर्दर 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना, लोगों को भेजना, बहुत केयरफुल प्लानिंग लगेगी। फिर नेक्स्ट है सफ़र की लंबाई। मार्स तक पहुंचने में ना 6 से 8 महीने लग सकते हैं। इतने लंबे सफ़र के लिए ना बहुत सारा खाना, पानी और दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो ले जानी पड़ेगी। स्पेसशिप को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें उसमें फिट हो सकें। फिर सप्लाई भेजने की भी दिक्कत है। अगर मार्स पर देखो किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो अब ऐसा तो है नहीं वहाँ पे पड़ोसी से मांग लेंगे, मिलेगी नहीं वहाँ पे, तो ना फिर धरती से वो चीज़ मार्स पर भेजनी पड़ेगी और उसमें महीनों लग जाएंगे। इमरजेंसी आ गई मान लीजिए कोई, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मार्स के ऊपर। इसलिए साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि मार्स पर ही जरूरत की चीज़ें कैसी बनाई जा सके, उससे संबंधित हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जैसे फ्यूल कैसे बनाया जा सके, पानी कैसे बनाया जा सके, ऑक्सीजन कैसी बनाई जा सके, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से सोच के चलनी पड़ेंगी। इक्विपमेंट्स अपने वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। तो हेल्थ चैलेंजेस तो देखो मैंने पहले ही बता दिए। हड्डियों का नुकसान, विजन में प्रॉब्लम्स, जेनेटिक चेंजेस और कांस्टेंट रेडिएशन का एक्सपोजर। इकोनॉमिक चैलेंजेस, बहुत महंगा है। देखो बेशक स्पेसएक्स के जो स्टारशिप हैं वो रीयूजेबल हैं, वो मार्स पर लोगों को छोड़ने के बाद फिर से धरती पर आएंगे, लेकिन फिर भी हर एक लॉन्च पे ना $3 मिलियन का तो खर्चा आएगा ही। सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना दिक्कत है। वहाँ पे मान लीजिए 10 लाख लोग पहुँचा दिए तो अपने आप से वो सस्टेनेबल रूप से वहाँ पे रहें, ये इंश्योर करना डिफ़िकल्ट है। वो अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे रहने के लिए। फिर देखो एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस भी हैं। अब यहाँ पे आपको पता है धरती पर नए नए वायरसेस फैलते रहते हैं। अब इंसान वहाँ पे जाएगा तो यहाँ से वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो भी लेके चला जाएगा। और उल्टा भी हो सकता है, मार्स पे हो सकता है कुछ खतरनाक और वायरसेस, बैक्टीरिया जैसी चीज़ें हों, और जो इंसान वहाँ पे जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे तो उनको हो सकता है धरती पर लेकर आ जाएं। फिर देखो ओनरशिप इश्यूज हैं। इलोन मस्क ने सबसे पहले वहाँ पे झंडा गाड़ा, तो क्या वो शहर उनका ही होगा? कौन राज करेगा मार्स के ऊपर? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मार्स के ऊपर एक संविधान बनाना पड़ेगा।
देखो, यूरोपियन कंट्रीज ने ना कॉलोनीज के लिए आपस में बहुत लड़ाई लड़ी थी। आपको भी पता है सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था? कॉलोनीज के लिए तो हुआ था, है ना। इंडिया जैसे देशों को गुलाम बनाया ब्रिटेन ने, दूसरे देशों ने अफ्रीका में बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, इससे वर्ल्ड वार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो अब मार्स पे कॉलोनी बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद दूसरी जगहों पे मून पे कॉलोनी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो देखो, इससे तो विभिन्न देशों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाएगी। अब देखो, लास्ट में ना पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड रिसेंट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो आर्टिकल में दी हुई हैं। स्पेसएक्स कंपनी है जो इलोन मस्क की, वो ऐसे स्टारशिप रॉकेट पे काम कर रही है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉकेट होगा और 150 मीटर ऊंचा होगा। फिर देखो, मोक्सी एक टेक्नोलॉजी है जिसका पूरा नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये देखो, टोस्टर के साइज की छोटी सी मशीन है। ये मशीन क्या करती है, मार्स पर ना CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 2021 में, इनका रोवर लैंड किया था ना वहाँ पे परजीवरेंस, तो उसने ये मशीन कैरी आउट की थी और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, इवन देखो साइंटिस्ट ना मार्स पर 3D प्रिंटिंग की सहायता से घर बनाने की सोच रहे हैं। मतलब उनका प्लान ये है 3D प्रिंटिंग की सहायता से हम वहाँ पे दबादब घर बनाएंगे और लोग उनमें रहना स्टार्ट कर देंगे। और घर बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मार्स की मिट्टी से। एनर्जी को प्रोड्यूस करना एक चुनौती जरूर है, क्योंकि ना वहाँ पे सोलर पैनल्स थोड़े कम एफिशिएंट होंगे, क्योंकि मार्स जो है वो सन से थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो सोलर पैनल्स 40% कम इफेक्टिव होंगे धरती के अपेक्षाकृत। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन लगता है, लेकिन वहाँ पे मार्स तक न्यूक्लियर रिएक्टर चालू करने के लिए सामान पहुँचाना ये एक चुनौती है। इवन देखो, दूसरी टेक्नोलॉजीज पे भी काम चल रहा है। वहाँ पे वाटर एक्सट्रैक्शन की अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है। इवन रिसाइकल करने वाली भी टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा है। जैसे देखो, जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो जो टॉयलेट करते हैं ना उसी को रिसाइकल करके पानी बन जाता है जिसको वो पी लेते हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा है। इनिशियल सेटलमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, केव्स में लोग वहाँ पे रह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करके घर बनाया जाएगा। ये सारे जो रेयर मेटल्स हैं ना, जैसे जर्मेनियम इत्यादि, इनका एक्सपोर्ट हो सकता है मार्स से धरती पर। तो कुल मिला के देखो, लास्ट में मैं आपको बोलूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एडवेंचरस भी है। मतलब ह्यूमन बींग्स का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा मार्स पे शहर बसाना। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन देखो ये बहुत डरावना प्रोस्पेक्ट भी प्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिन पे चर्चा हो सकती है। एंगल्स जैसे जो लोग वहाँ पे जाकर बसेंगे तो वो अपने आप को क्या बोलेंगे? मंगलवासी बोलेंगे, अर्थवासी बोलेंगे, वहाँ पे एक अलग से कल्चर इवोल्व हो सकता है। ये बातें देखो अभी थोड़ी हास्यास्पद लग सकती हैं, लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है ना, तो मार्स मिशन लॉन्च करने से पहले, वहाँ पे पहुँचने से, लोगों को पहुँचाने से पहले इन सब इश्यूज़ पे डिबेट ज़रूर होनी चाहिए। तो ये पूरा इशू हमने इतना ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया ताकि कोई एस्पेक्ट आपका छूटे ना। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्वाड और ब्रिक्स दोनों की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 10 महीनों के बाद अब ना 28 जुलाई को क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना, क्वाड में 4 मेंबर हैं, यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी जापान में, टोक्यो में 10 महीनों के बाद। और ये मीटिंग देखो ऐसे हालातों में हो रही है जहां एक तरफ इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है। कौन से इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है? देखो हमेशा ना क्वेश्चन पूछो, जो भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाए, जो भी डिटेल्स आर्टिकल में आए, क्वेश्चन जरूर पूछो। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आर्टिकल में सिर्फ इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे रशिया पर आरोप ये लगता है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध करके यूएन चार्टर में जो प्रोविजन है ना कि आप फोर्स की सहायता से किसी दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म नहीं पहुंचाओगे, लेकिन रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। इजराइल
के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन किया है। युद्ध में जो सिविलियंस की जानें हैं उनको बचाने पे फोकस बिल्कुल नहीं किया है इजराइल ने। तो ये आरोप दोनों देशों के ऊपर लगते हैं। ये सिचुएशन है। जब देखो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो रहा है तो यूएन को एक्टिव होना चाहिए था, बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी है, पैरालाइज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में खास करके वो 5 देश जिनके पास में वीटो हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं। यूएस, यूके, फ्रांस, ये तीनों देश एक तरफ और रशिया, चाइना, ये दोनों देश एक तरफ। ये सिचुएशन राइटर ने बताई है कि ऐसी सिचुएशन में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। 2-3 पॉइंट वो और भी देते हैं। राइटर कहते हैं ऐसी सिचुएशन में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी जब देखो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनके बीच में ना एक अलायंस देखने को मिल रहा है। ये देश अब ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो वेस्ट के लिए एक थ्रेट है, खतरा है। और फिर से एक पॉइंट देते हैं, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ना ऐसी सिचुएशन में हो रही है जब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में बल्कि दूसरे देशों में भी, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है। चाइना अपने प्रोजेक्ट्स जैसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से दूसरे देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लाती जा रही है। ये भी वेस्ट के लिए एक चुनौती है। तो ये सब इश्यूज क्वाड की मीटिंग में डिस्कस होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्वाड की जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की वो हो रही है। वैसे देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी, क्वाड में जो 4 देश है ना, उन 4 देशों में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका ना यूएस के साथ में कोई ट्रीटी साइन नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ में यूएसए की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन है, सिक्योरिटी ट्रीटी साइन है, बट इंडिया यूएसए का नॉन एलाय कंट्री है। इंडिया नाटो में भी शामिल नहीं है। तो पहले ना यूएस सिर्फ अपने एलाय कंट्रीज के साथ में डील किया करता था, उन देशों के साथ में जो या तो नाटो में शामिल हैं या फिर जिनके साथ में यूएसए की ट्रीटी हुई है। बट अब ना यूएसए भी फ्लेक्सिबल हो गया है। यूएसए को भी पता है अब उसे ना इंडिया जैसे देशों की आवश्यकता है। इंडिया की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है इंडो पैसिफिक रीजन में। यूएसए अब छोटे छोटे ग्रुप्स पे फोकस कर रहा है, जैसे क्वाड है, ओकस है। ओकस में 3 देश हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। आगे देखो यूएसए ना इंडो पैसिफिक रीजन में और छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकता है, क्योंकि देखो जो आसियान कंट्रीज हैं वो देखो अब ज़्यादा बल्कि वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना अपने आप को ना ज़्यादा असर्ट कर रहा है। चाइना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी में बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं वो देखो अलग अलग देशों के अलग अलग हैं। चाइना आइलैंड्स को मिलिटराइज कर रहा है। तो साउथ चाइना सी में कुछ देश बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं चाइना से, और इस वजह से वो यूएसए के साथ मिलकर छोटे छोटे और ग्रुप्स बना सकते हैं। बट देखो इंडिया एक ऐसा देश है जो ना सिर्फ क्वाड का मेंबर है बल्कि ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसे एंटी वेस्ट ग्रुप माना जाता है ब्रिक्स को, तो उसका भी इंडिया मेंबर है। इसके क्या मायने हैं? लेकिन देखो एक चीज राइटर बोलते हैं यहां पर कि जब क्वाड बना ना तो जाहिर तौर पे बोला वैसे कुछ भी गया, लेकिन क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव था ना वो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी को अचीव करना था। मतलब चाइना के अगेंस्ट ही ये ग्रुप बना था। बट इंडिया ने बार बार ये चीज क्लैरिफाई की कि क्वाड का मकसद सिर्फ देखो सिक्योरिटी नहीं है। क्वाड का मकसद थोड़ा बड़ा है। इंडो पैसिफिक रीजन में टेक्नो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पे भी क्वाड फोकस करना चाहता है। ये वर्ड डिफिकल्ट है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे देखो ये 3 देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, अब ना ये बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज पे निर्भर थे जिनमें सामान आता चाइना से, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना के ऊपर ये देश डिपेंड नहीं होना चाहते। इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था कोविड-19 की महामारी के बाद में, सप्लाई चेन्स को रीओरिएंट करने से संबंधित। मतलब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को कोई सामान चाहिए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने ये क्वाड वाले दोस्तों से मंगा लें, लेकिन चाइना से ना मंगाएं। ये देखो यहां पे क्वाड जो है अभी काम कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को रीओरिएंट किया जाए। इसका मतलब यही है
कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए, चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हों, डिजिटल, टेलीकॉम, हेल्थ, पावर, सेमीकंडक्टर, किसी भी मामले में चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इस पे ये क्वाड इनिशिएटिव काम कर रहा है। बट देखो, सप्लाई चेन्स को रीओरिएंट करना, चाइना से फैक्ट्रीज इंडिया में आना, अब इसकी ना दोनों डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है और सिक्योरिटी डायमेंशन भी है। अब दूसरी तरफ देखो, यूएस ने एक और ग्रुप बनाया, ओकस, जिसमें ये 3 देश हैं, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। इस ग्रुप का तो देखो मकसद ही ये था, मेंबर्स की मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना, खास करके ऑस्ट्रेलिया की। यूएस और यूके दोनों मिलके न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो मतलब जहां देखो क्वाड के बारे में ये बातें बोली जाती हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, दूसरे डायमेंशन भी हैं, लेकिन ओकस में ये मीठी मीठी बातें नहीं बोली गई, सीधा सीधा कि हाँ मकसद यही है कि डेटरेंस पैदा करना है, चाइना के अगेंस्ट डर पैदा करना है। ऑस्ट्रेलिया जो इंडो पैसिफिक रीजन में आता है उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करो ताकि वो चाइना से लड़ सके। बट क्वाड के बारे में थोड़ा संभल के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्वाड में इंडिया है, इंडिया यूएस का एलाई कंट्री नहीं है, जबकि ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये तो दोनों के ट्रीटी वाले देश हैं, इनके साथ में यूएस की ट्रीटी शामिल है, साइन है। इसके बाद देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें राइटर बोलते हैं। पहली चीज देखो, यूक्रेन रशिया वार चल रहा है ना, अब इस वार के बाद ना, चूंकि इस वार में आपको पता है चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है, इसलिए नाटो का फोकस ना अब एशिया पर भी आ गया है। एशिया को भी नाटो मिलिट्री लेंस से देखने लगा है। अब ये जो ओकस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें 3 देश हैं, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ये इंडिया के लिए भी वैसे सही ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अब इंडिया चाइना के बीच में टेंशंस हैं, लद्दाख रीजन में चाइना एज ए एनमी कंट्री बिहेव करता है हमेशा इंडिया के साथ में, तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो ओकस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब शामिल हो सकता है। अभी इंडिया ओकस का मेंबर नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है इंडिया ना खुल के आता नहीं है सामने। राइटर के अनुसार जैसे क्वाड में भी ना इंडिया संभल के बयान देता है। जैसे देखो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया, क्वाड जो है वो एशियन नाटो नहीं है और इंडिया यूएसए का ट्रीटी वाला देश नहीं है बाकी देशों की तरह। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि क्वाड में जो सिर्फ वैल्यू एडिशन है ना, वो सिर्फ इंडिया है। बाकी देखो ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तो वैसे भी यूएसए के दोस्त देश थे, इनके साथ में ट्रीटी साइन है, तो अकेला इंडिया वैल्यू ऐड कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, इंडिया का जो सेपरेट व्यू है ना, वो यूएस समेत दूसरे देशों को सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया अगर कंफर्टेबल महसूस करेगा ना क्वाड में, तो फिर ना बहुत सारे देश, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आसियान कंट्रीज हैं जैसे, वो भी वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, तो बाद में वो भी इंडिया की तरह यूएस के इन ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। तो इंडिया के व्यू को ना थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए यूएस को, इससे फायदा होगा, बाकी देश भी अट्रैक्ट होंगे यूएसए के ग्रुप्स में। अब इसके बाद देखो एक और चीज है, वैसे इंडिया के ना अब इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं रशिया के साथ में। रशिया के साथ में इंडिया, अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो कोऑपरेट इंडिया करता रहता है और कई बार वेस्ट इससे चिढ़ भी जाता है। बट देखो आप ये देखिए ना, कुछ क्वाड मेंबर्स के और इवन यूरोपियन कंट्रीज के ना चाइना के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, वो चाइना के साथ में एंगेज करते रहते हैं। तो ऐसा चल सकता है, कोई जरूरी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया कैसे बैलेंस करेगा क्वाड और रशिया के बीच में, कर सकता है। जब ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चाइना के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, तो इंडिया जैसे देश रशिया के साथ क्यों नहीं कोऑपरेट कर सकते। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। देखो ब्रिक्स इंडिया के लिए एक पहेली बन के रह गया है। पहले ना इंडिया खुद ब्रिक्स में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता था, एक्टिव रहता था बहुत ज्यादा। 2018 के जोहान्सबर्ग समिट में, ये 10th एनुअल समिट था ब्रिक्स का, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि मल्टीलेटरल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जाएं, जैसे IMF जैसे ग्रुप्स हैं, वहां पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लेकिन देखो आज के समय में आपको पता है इंडिया ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता ब्रिक्स में। ब्रिक्स ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। बट देखो आज के समय में ना चाइना ब्रिक्स ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, अपनी प्रोफाइल को इंक्रीज करने के लिए। चाइना जानबूझ के ऐसे देशों को ब्रिक्स का मेंबर बनवाना चाहता है जो चाइना का साथ दें,
तो इंडिया ने थोड़ा कम इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया ब्रिक्स में, और इंडिया बल्कि चिंतित है कि ब्रिक्स जो पूरा ग्रुप है वो चाइना की कठपुतली बन के रह जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बट राइटर देखो यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को ना ब्रिक्स के साथ में एक्टिवली एंगेज करना चाहिए, चाइना का विरोध करना चाहिए जहां पे पॉसिबल हो। और अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा ना तो वैसे भी वो ब्रिक्स जो है वो कठपुतली बन ही जाएगा चाइना की। तो इंडिया को ज्यादा एंगेज करने की आवश्यकता है, ना कि कम एंगेज करने की आवश्यकता है। लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं, इंडिया देखो दोनों में से ना किसी को नहीं छोड़ सकता, ना क्वाड को ना ब्रिक्स को। इंडिया को दोनों ग्रुप्स के साथ में थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। कुछ समय पहले ना सरकार ने एक चीज़ बोली थी, हम ना धीरे धीरे करके अब एनसीईआरटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इस साल ना क्लास 6 और क्लास 3 दोनों क्लासेस की जो एनसीईआरटी है ना सरकार ने रिवाइज कर दी है। जैसे ये देखिए, ये क्लास 6 की ना नई एनसीईआरटी आ गई है। हमारे लिए खास करके इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस वाली एनसीईआरटी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कहता है कुछ नए बदलाव हुए हैं। नए बदलाव जैसे सबसे पहले जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। पहले बदलाव जान लीजिए। बदलाव ये है, नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये ग्रीनविच मेरिडियन का कंसेप्ट बाद में आया, उससे पहले मध्य रेखा यानी मिडिल लाइन का कंसेप्ट पहले से इंडिया में था। ये मध्य रेखा भारत के उज्जैन सिटी से होकर गुजरती थी। मैं आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। देखो ग्रीनविच मेरिडियन ना एक काल्पनिक रेखा है। आप ये देखिए, ये काल्पनिक रेखा है जो अर्थ के ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, और इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है। इसे प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत देखो इसलिए है, दुनिया भर के लिए एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करना। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, टाइम जोन का एग्जांपल देता हूं। इसकी सहायता से ना, इस ग्रीनविच मेरिडियन की सहायता से हम टाइम जोन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया का जो टाइम जोन है ना वो +5:30 GMT है। GMT का मतलब क्या होता है? GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ये प्री के भी फैक्ट्स हैं, यूपीएससी पूछ सकती हैं। मतलब इंग्लैंड में, क्योंकि ये लाइन इंग्लैंड से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड में जब 12 बजे होते हैं ना, 12 दोपहर के, तो इंडिया में टाइम होगा 5:30 शाम का। क्योंकि ना इंडिया ना इस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के ईस्ट में है, इसलिए +5:30, यानी हम इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। ये पूरा देखो ज्योग्राफी का इजी सा कंसेप्ट है जो हम पढ़ते हैं, मतलब 6th क्लास में जब है तो आप समझ सकते हो कितना इजी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं चेंज क्या हुआ है, उस पर मेरा फोकस ज़्यादा है। तो ये जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, ये शिप्स और प्लेन को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करती है। इसके अलावा दुनिया के मैप बनाने में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है लाइन। तो ये सब इंपॉर्टेंस है इस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन की। अब हुआ ये है, एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, ये फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है। इससे पहले भी कई सारे देश अपनी अपनी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना उसे यूज करते थे। इवन इंडिया के पास खुद की एक प्राइम मेरिडियन लाइन थी आज से 1500 साल पहले। उस समय इसे मध्य रेखा कहा जाता था और यह उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी। उज्जैन जो आज मध्य प्रदेश में है, उस समय देखो एस्ट्रोनॉमर्स का ना एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। लगभग 1500 साल पहले वराहमिहिर नाम के एक काफ़ी फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो देखो उज्जैन में रह के काम करते थे उन्होंने, और उनके जैसे जो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स थे ना, उन्होंने ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कंसेप्ट को ना समझ लिया था। वो एस्ट्रोनॉमर्स 1500 साल पहले जानते थे कि मैप बनाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए ना एक जीरो लाइन या फिर यूं कहें प्राइम मेरिडियन की जरूरत होती है। इस वजह से उन्होंने ना उज्जैन से गुजरने वाली इस मध्य रेखा को अपनी कैलकुलेशंस का आधार बनाया था। समझ गए? तो ये चीज़ अब नई एनसीईआरटी में कवर कर ली गई है। जो ये मध्य रेखा थी ना, इसे उज्जैनी मेरिडियन भी कहा जाता था। ये रेफरेंस पॉइंट थी
एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट्स में कैलकुलेशन करने के लिए। अब आप एक नया पॉइंट देखिए, इस नई एनसीईआरटी में ना, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, हड़प्पा सिविलाइजेशन को ना सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूं। आप ना सरस्वती नदी का इतिहास जानिए। देखो, ये जो सरस्वती नदी है ना, बहुत पुरानी नदी थी, जो यूं बोले हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर नई एनसीईआरटी के हिसाब से नाम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मतलब उस समय ये बहा करती थी, समझ गए। अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि हम ना हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ना नाम यूज करें, हम नाम यूज करें सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि उस समय ये सरस्वती नदी बहा करती थी। जैसे देखो, इंडस वैली, इंडस नदी और इंडस की जो सहायक नदियां हैं ना, ये सब चिनाब, रावी, सतलुज, इन नदियों के किनारे ना बहुत सारी साइट्स थी, बहुत सारी सिटीज बसी हुई थी। उस समय सरस्वती नदी के किनारे पर भी, जो उस समय बहा करती थी, बहुत सारी साइट्स बसी हुई थी, बहुत सारे शहर बसे हुए थे। उस सरस्वती रिवर का एक हिस्सा आज भी मौजूद है, जिसे इंडिया में तो देखो घग्गर कहते हैं और पाकिस्तान में इसे हाकरा नाम से बुलाया जाता है। इसलिए अक्सर हम नाम इस्तेमाल करते हैं घग्गर हाकरा नदी, समझ गए। आज देखो, ये एक बिल्कुल सीजनल नदी है, मौसमी नदी है। सिर्फ बारिश के समय इसमें पानी आता है, बाकी समय ये सूख जाती है। और सरस्वती रिवर का सबसे पहला जो उल्लेख है, मेंशन है, वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद देखो, जैसा आप जानते हो, हिंदुओं का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। इसमें ना सरस्वती को दो रूप में पूजा गया है, एक तो देवी के रूप में और दूसरा नदी के रूप में, जो पहाड़ से समुद्र तक बहती है। वैसे देखो, यह भी बोला गया है वैदिक टेक्स्ट में, शुरुआत में ना सरस्वती एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली नदी थी, लेकिन धीरे धीरे ये सूख गई। और बाद के जो वैदिक टेक्स्ट है ना, वो बताते हैं ये नदी धीरे धीरे सूख गई और आखिर में गायब हो गई। और जैसे इंडस नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहर बसे थे, और उसी प्रकार से सरस्वती नदी के किनारे भी उस समय के बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली हैं। तो ये साइट्स हमें बताती हैं कि सरस्वती भी उस समय की सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन मत बोलो, आप सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करो। वैसे देखो, आज भी बहुत सारे लोग सरस्वती को एक पवित्र नदी मानते हैं। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस नदी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, वो वेदों में कास्ट सिस्टम को हाईलाइट करती है, लेकिन नई एनसीईआरटी जो है ना, वो प्रोफेशंस के तो बात करती है, जैसे कारपेंट्री और दूसरे कई सारे प्रोफेशंस हुआ करते थे, जैसे पोटर, वीवर, हीलर, एग्रीकल्चरिस्ट, डांसर, बार्बर, प्रीस्ट। लेकिन नई एनसीईआरटी कास्ट सिस्टम को हाईलाइट नहीं करती है, समझ गए। पुरानी एनसीईआरटी जो थी ना, पुरानी एनसीईआरटी इस बात पे फोकस करती थी कि जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो लोगों को ना 4 ग्रुप यानी 4 वर्णास में डिवाइड करते थे, और जो शूद्रास थे वो कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और महिलाओं को भी ना शूद्रास के साथ में कैटेगराइज कर दिया जाता था। उनको, महिलाओं को और शूद्रास को वेदास को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो ये सब बातें पुरानी एनसीईआरटीज़ में लिखी गई हैं, लेकिन नई जो एनसीईआरटी है वो सिंपली ये मेंशन करती है, मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन्ड इन द वैदिक टेक्स्ट सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब जो मैंने आपको बताएं। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस देखो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो क्वाड एंड ब्रिक्स वाला जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, फिर एक जो मार्स कोलोनाइजेशन वाला आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोनों पे 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और 250 वर्ड्स में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।